May I come in? Come in. Welcome to Commerce Nation. My name is Riya Singh. आप सभी का स्वागत है हमारे इस सेशन में. आज हम क्या करने जा रहे हैं बेटा जी? तो आज हम फिर से आपके लिए लेके आए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एनटीए के पैटर्न पे हमारा क्या एमसीक्यू. ठीक, किससे रिलेटेड? माइक्रो इकोनॉमिक्स से हम रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे थे और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक देखा है. अब हमें 66 या 67 से हमें अब देखना है. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं सेशन को. लेकिन इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बात, अगर आपने अभी तैयारी कर ली है या तैयारी के बीच में हो या आपको लग रहा है कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, तो आप हमारे एमसीक्यू वाले टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे और फुल प्रैक्टिस मिलेगा. और अभी ऐसा पॉइंट है कि अब आप जितना एमसीक्यू क्या करोगे, ट्राई करोगे, कोशिश करोगे, उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और उतना ही अच्छा आप स्कोरिंग कर सकते हो. ठीक है, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं. चलिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है? सो द ओवरऑल आउटपुट जनरेटेड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनपुट. ठीक है, मतलब कि आप ओवरऑल आउटपुट जनरेट करते हो अपने इनपुट के बेसिस पे, जितनी आपकी इनपुट की लेवल है उसके बेसिस पे आप क्या करते हो? ओवरऑल आउटपुट जनरेट करते हो. किस बेसिस पे? कॉस्ट फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, आइसो कॉस्ट, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन. तो मैम इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन फंक्शन, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन हमारे पास कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर. इन्हीं फंक्शंस के बेसिस पे हम क्या करते हैं? अपने आउटपुट को जनरेट करते हैं. ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 68 कि इफ एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब ये फॉल होता है, आउटपुट क्या होते हैं? एक्सपैंड होते हैं. दिस इज ड्यू टू किसके वजह से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न से, इकोनॉमिक ऑफ स्केल के वजह से, या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के वजह से, या डिस इकोनॉमिक ऑफ स्केल के वजह से. ठीक है, ये बताइए. तो इसका पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. लिखा है when the LAC long run average cost curve falls as output expand. ठीक है, it is the due to economic of scale and this means scale of production increase and the cost of producing each unit output decrease. ठीक, basically long run average cost curve कब आपका फॉल हो रहा है और आउटपुट आपका एक्सपेंड हो रहा है, आउटपुट आपका बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक ऑफ स्केल, क्योंकि इसमें इंक्रीजिंग हम देखते हैं ना, इंक्रीजिंग रिटर्न. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक ऑफ स्केल. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में नहीं होता. डिस इकोनॉमी में जब आपका घट रहा होता है, ठीक है, फॉल हो रहा होता है, ठीक है, प्रोडक्शन, ठीक है, तब होता है. तो डिस इकोनॉमिक नहीं बचा और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नहीं होगा. वो आपको पता ही है क्यों नहीं होगा. और इकोनॉमिक स्केल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? एसी कर्व फॉल्स हो रहा है लेकिन आउटपुट टोटल आपका क्या हो रहा है? एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीजिंग लेवल पे है. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 69. 69 क्या कह रहा है? लेबर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है. टोटल आउटपुट 1 लेवल पे 100 है, मार्जिनल प्रोडक्ट 180, 240 है. ठीक है, तो बताइए व्हाट इज द टोटल आउटपुट व्हेन 2 लेबर आर एम्प्लॉयड. ठीक, तो जब टोटल आउटपुट क्या होगा 2 लेवल पे, मतलब इस वाले लेवल पे हमें आंसर बताना है. तो सबसे पहले हमारे पास देखिए 80, 100, 180, 200. तो हमें टीपी चाहिए. टीपी हमें कैसे मिलता है? एमपी को प्लस कर दो, MP1 MP2. तो 100 में 180 प्लस करेंगे तो, सॉरी, 100 में 80 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 180. और 180 में यहाँ पे हमारा गलत है, आई थिंक यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए. 180 में आप 60 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 240. ठीक, तो मैम करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी. ठीक, समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 70. 70 कह रहा है हु हैज द गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप. सबको पता होगा ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस आने ही आने हैं. ठीक, तो किसने दिया है इसको? एस्क्यूम्पिटर ने. ठीक है, द इनोवेटिव थ्योरी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस थ्योरी. क्या है? बहुत मोस्ट फेमस थ्योरी है. एंटरप्रेन्योरशिप यूज ऑल अराउंड द वर्ल्ड. दिस थ्योरी वाज एडवांस्ड बाय एस्क्यूम्पिटर 1991. And Schumpeter believed that a creativity, innovation, key factor in any entrepreneur field of specialization. क्वेश्चन नंबर 71 थोड़ा सा ट्रिकी है ये, ठीक है, लेकिन इजी है. ठीक, लिखा है एट अ 10 यूनिट टोटल कॉस्ट 200. ध्यान से समझिएगा, मैं इसको लिख रही हूँ कि यहाँ पे हमें 10 यूनिट पे, ठीक है, 10 यूनिट पे हमें जो टीसी था ना हमारा बेटा 200 था.
ठीक है, और वहीं पे जब 20 यूनिट हुआ तो हमारा 20 यूनिट पे हमारा टीसी जो है वो 600 है। तो बताइए एमसी कितना होगा, मार्जिनल कॉस्ट कितना होगा। तो इसका आंसर ये कैलकुलेट करते हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 20 यूनिट पे ज़्यादा हमारा टीसी है और 10 पे कम। तो क्यों ना 20 यूनिट माइनस कर दे 10 यूनिट। ठीक, तो ये अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 यूनिट्स। कितना आ जाएगा? 10 यूनिट्स। अगर टोटल कॉस्ट माइनस करे तो 20 यूनिट का टीसी हमारा माइनस 10 यूनिट का टीसी कितना आएगा? मैम ये आएगा 600 है, ये है 400 और कितना है, सॉरी 200। ठीक, 200 तो कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया? 400। तो मतलब हमारे पास आंसर ये आया 10 यूनिट इक्वल टू टीसी कितना है? टीसी है हमारा 400। तो हमें निकालना है मार्जिनल कॉस्ट। तो क्यों ना हम इसमें क्या कर ले, डिवाइड कर ले 400 अपॉन 10। तो मतलब हमारा कितना आ जाएगा? 40 यूनिट्स। ठीक, मतलब हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या है? 40 यूनिट्स है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 72। एवरेज फिक्स कॉस्ट हमारी 20 है। ठीक है, लिख लो पहले आप यहाँ पे कि आपकी जो एएफसी है वो कितनी है? 20 है। कितने क्वांटिटी पे? 10 यूनिट पे। कितने पे? 10 यूनिट पे आपके पास एएफसी जो रुपीज है वो कितना है? 20 है। ठीक, व्हाट विल बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट 20 यूनिट। तो पूछ रहा है कि बताइए एएफसी जो है वो कितना होगा 20 यूनिट पे। ये इसका क्वेश्चन है। तो मैम इसको कैसे करें? तो आपको पता है कि एएफसी और टीएफसी, ठीक है, तो हम सबसे पहले टीएफसी पता कर ले क्योंकि टीएफसी तो हमारा कांस्टेंट रहता है। अगर ये पता चल जाए तो आंसर आ जाए। तो कैसे टीएफसी निकलता है? टीएफसी निकलता है एएफसी इंटू क्यू। तो एएफसी कितना है? 20। क्वांटिटी कितनी है? 10। तो हमारा टीएफसी कितना आ जाएगा? 200। तो मतलब हर लेवल पे टीएफसी अगर 200 है तो इस पे अगर हमें जानना है तो 20 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस लेवल पे क्या होगा? तो मैम ये हो जाएगा हमारा 2110। तो आंसर कितना हो गया? 10। समझ आया? चलो क्वेश्चन नंबर 73। व्हाट इज अ प्रोडक्शन फंक्शन? प्रोडक्शन फंक्शन, सॉरी, व्हाट इज अ प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स? मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? तो प्रोडक्शन का मतलब इकोनॉमिक्स के टर्म में कि चलो इनपुट से आउटपुट तो बन रहा है, चाहे कैसा भी इनपुट हो आउटपुट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इकोनॉमिक तब प्रोडक्शन कहता है जब हमारी यूटिलिटी सेटिस्फाई हो जाती है उस प्रोडक्शन को लेके। ठीक है, तभी वो हमारी क्या कहलाती है? इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन कहलाती है। तो मतलब क्रिएशन और एडिशनल यूटिलिटी। ठीक, ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल आर ऑब्टेन। एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक्सटर्नल इकोनॉमी का मतलब होता है कि जब भी क्या होता है, जब भी किसी दूसरी इंडस्ट्री के वजह से या किसी और के वजह से बहुत सारे फर्म पे असर पड़ रहा है। ठीक है, मान लो ये बहुत सारी फर्म है, ठीक है, फर्म ए, फर्म बी। ठीक, अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी या गवर्नमेंट ने कुछ ऐसा निकाला जिसकी वजह से मेरे फर्म पे तो असर पड़ रहा है, दूसरे फर्म पे भी पड़ेगा, तीसरे पे भी पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी तो है नहीं, सबकी है। अगर कुछ निकालेगी तो सबके लिए निकालेगी। तो एक्सटर्नल इकोनॉमिक ऑफ स्केल का मतलब वही होता है। तो ग्रुप ऑफ फर्म, ठीक है, अकेले फर्म पे नहीं, स्मॉल प्रोडक्शन पे नहीं, सोसाइटी पे नहीं, ग्रुप ऑफ फर्म, फर्म पे असर पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, वो भी ग्रुप। समझ आया? तो एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, एक्सटर्नल इकोनॉमिक स्केल रिफर्स टू बेनिफिट द ग्रुप ऑफ फर्म। अगर बेनिफिट होगा तो सबके लिए, अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम होगा तो सबके लिए। ठीक है, एंजॉय भी सबके साथ ही होगा और जो भी लॉसेस होगी वो भी सबके साथ ही होगी। चलो, इफ अ फर्म आउटपुट इज जीरो, जब फर्म की आउटपुट जीरो हो जाए तो एएफसी पॉजिटिव होगा, एएफसी विल बी जीरो, एवीसी विल बी जीरो होगा, या बोथ ए एंड बी होगा, या नन ऑफ द ए एंड बी होगा। ठीक, तो ध्यान से समझना कि बेटा जब भी फर्म की आउटपुट जीरो हो जाए ना, मतलब फर्म जो है, ये फर्म है, एक फर्म की कॉस्ट जो होती है, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक, जिसको हम अभी मान लेते हैं टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, टोटल मान लो, और एक होता है टोटल
सॉरी एक होता है हमारे पास टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक, टोटल फिक्स कॉस्ट जो हमेशा फिक्स रहेगा, जैसे रेंट देना हो, ठीक है, चाहे कुछ भी, तो हमने 20 मान लिया, और टीवीसी जो भी खर्चे हैं उसको हमने 30 मान लिया, कभी 35 मान लिया, ठीक। तो अगर फर्म हमारा, और इसका ही उल्टा मतलब क्या होता है, एएफसी या एवीसी, मतलब जब हमें पर यूनिट निकालना हो तब हम इसका यूज करते हैं। तो अगर ये 20 है तो ये क्या होगा, ये हमेशा चलता ही रहेगा पॉजिटिवली, ये पॉजिटिव ही होने वाला है, क्योंकि टीएफसी ऐसा कॉस्ट है कि आपकी आउटपुट आप कमाओ चाहे ना कमाओ, आपका प्रॉफिट तो, आपका तो सॉरी कॉस्ट तो लगना ही लगना है। समझ आ रहा है ना, कि अगर आप कमाओ चाहे मत कमाओ, आपको कॉस्ट तो देना ही देना है उसका पैसा। तो हमारा जब आउटपुट जीरो होता है तो एएफसी हमारी नहीं रुकती है, एएफसी हमारा इंक्रीज होता रहता है। तो पहला तो ये कि एफसी विल बी पॉजिटिव, ठीक। दूसरा, टीवीसी रुक जाएगा, टीवीसी जीरो हो जाएगा, जब पैसा ही नहीं है तो लेबर को निकाल देंगे, मशीन को रोक देंगे, सारा काम रोक देंगे, टीवीसी जीरो तो एवीसी भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हमारा क्या है करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलो explanation देखो, firm output zero, avc will be zero because from the avc only when producer any product avc increase and increase in a production, ठीक है, समझ आया। क्वेश्चन नंबर 75 एंड देन क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर की फंक्शन क्या होती है, रिस्क को बियर करने की, बिल्कुल एंटरप्रेन्योर एक मालिक है ना, एक ओनर है, वो रिस्क तो लेगा ही। इनिशिएट बिजनेस एंटरप्राइजेस, रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटिंग, बिल्कुल रिसोर्सेज भी कोऑर्डिनेटिंग करने का। इंट्रोड्यूसिंग न्यू इनोवेशन, इनोवेशन को क्या करना, इंट्रोड्यूस करना। तो ऑल ऑफ द अबव इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न एप्लीकेबल किस पे है, मैन्युफैक्चरिंग पे, एग्रीकल्चर पे, या नाइदर ए पे, या एनी इकोनॉमी एक्टिविटी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कुछ ऐसा तो पढ़ा नहीं था हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न पे, एग्रीकल्चर भी नहीं है, ए और बी नहीं है, तो लास्ट क्या बचा, एनी इकोनॉमिक, कोई भी आप इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो आपका क्या हो जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। एक्सप्लेनेशन क्या है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इकोनॉमिक प्रिंसिपल स्टेटिंग दैट हैज अ इन्वेस्टमेंट पार्टिकुलर इंक्रीज रेट ऑफ प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट आफ्टर क्रिएट सर्टेन पॉइंट कैन नॉट कंटिन्यू इंक्रीज अदर वेरिएबल रिमेन एट अ कांस्टेंट, ठीक है। तो डिमिनिशिंग रिटर्न जो है इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, जो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट करते जाते हो तो द पॉइंट प्रॉफिट, जब आपकी प्रॉफिट आती है तो सर्टेन पॉइंट पे क्या होने लगता है, वो चीज़ें आपकी डिक्रीज होने लगती है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो पॉइंट टाइम पे जब इंक्रीज करते 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 ऐसा पॉइंट आता है कि आपकी जो यूटिलिटी है, ठीक है, जो रिटर्न्स है वो कम आने लगते हैं। नेक्स्ट 78, ब्रेक इवन एनालिसिस। आप ब्रेक इवन पॉइंट तो जानते ही हो, जहां डिमांड एंड सप्लाई मिलते हैं, वो इक्विलिब्रियम भी होती है, वो ब्रेक इवन भी होती है, सेम वही। तो बिजनेस प्रॉफिट अकेले तो कभी ब्रेक इवन होगा नहीं, कॉस्ट वॉल्यूम और प्रॉफिट, बिल्कुल कॉस्ट और जहां हमारी प्रॉफिट मिल जाएगी वो हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस है। तो करेक्ट ऑप्शन बी, सेल्स वॉल्यूम प्रॉफिट बिल्कुल नहीं, नन ऑफ द अबव नहीं। क्यों है, तो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस ऑल्सो कॉमोडिटी रिफर्ड कर रहा है ना। ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होगा कि आपकी कॉस्ट कितनी है और आपकी प्रॉफिट कितनी है, उसी के बेसिस पे हम मिला लेते हैं कि आपकी ब्रेक इवन कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, ठीक है। क्या रीजन है जब हमारा लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग करता है, डिस इकोनॉमिक स्केल, इकोनॉमी स्केल, या डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न, या नन ऑफ द अबव, ठीक है। बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 79, डिस इकोनॉमी स्केल होगा या इकोनॉमी स्केल होगा। तो मैम सबसे पहले हमें एक्सप्लेनेशन बता दीजिए। तो एक्सप्लेनेशन जो है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कैन बी डिफाइन द एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। जो एवरेज कॉस्ट है लॉन्ग रन का, वो किस पे डिफाइन करता है, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट पे, आउटपुट पे। इन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज नोन एज द एनवेलप कर्व,
ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलप कर्व भी इसको हम क्या करते हैं, बोलते हैं, एंड इज यूजुअली ड्रॉन एट द एजम्पशन ऑफ द बिग एंड इन्फिनाइट नंबर ऑफ प्लांट साइज, क्योंकि उस पर क्या बोलते हैं, इन्फिनाइट नंबर तक प्लांट साइज होते हैं हमारे शॉर्ट रन के, ठीक है. Hence the smooth appearance. And next diagram below, if the long run average cost falling when the output increasing, then the firm experiencing economic of scale. ठीक है, तो जब भी आउटपुट इंक्रीज होती है तो फर्म क्या एक्सपीरियंस करती है, इकोनॉमिक फॉर स्केल क्या करती है, इंजॉय करती है, एक्सपीरियंस करती है. समझ में आया. एंड द डबलिंग फैक्टर इनपुट माइट लीड मोर डबलिंग ऑफ अ आउटपुट. ठीक है, तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल, डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल या मार्जिनल रेवेन्यू. तो इसका जो आंसर होगा आपका ये है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल. ठीक है, रीजन बिहाइंड, क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग कर रहा है पोर्शन लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व का, तो हमारा ये क्या है, एवरेज की बात कर रहा है ना, एवरेज पर कॉस्ट की बात कर रहा है, तो इसीलिए डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल है. ठीक, आगे, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट फॉर अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म एट अ पॉइंट. ठीक, तो इक्विलिब्रियम लेवल की बात कर रहा है जहाँ पे परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म एट अ पॉइंट करती है. तो अगर मैं आपको साफ साफ बोल दूं, जहाँ पे MR इक्वल टू MC होगा, ठीक है, तो वो हमारे इक्विलिब्रियम लेवल है परफेक्ट कंपटीशन में, और MR इज अ लेस देन MC, MR इज अ मोर देन MC. तो ये सिचुएशन नहीं है, और MR इक्वल टू MC एंड MC स्टार्ट टू इंक्रीजेस. ठीक है, तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि ये MR इक्वल टू MC है, तो ये समझ में तो आ जाएगा नॉर्मल कि हाँ MR MC जहाँ मिलेगा वो इक्विलिब्रियम पॉइंट है. लेकिन ऐसा क्यों, तो आपको अगर थोड़ा सा डिटेलिंग बता दूं, तो जैसे कि आप जानते हो कि परफेक्ट कंपटीशन में हमारा फर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, इंडस्ट्री प्राइस मेकर होती है. तो बेसिकली इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री भी प्राइस डिसाइड करती है, तो एज अ डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे. ठीक है, यहाँ पे जो भी पॉइंट मिला इसी प्राइस को डिसाइड करेगी, और यही प्राइस हमारा ऐसे सेट होते होते हमारी फर्म क्या कर लेगी इसको ऑब्टेन कर लेगी, इसी प्राइस को. ठीक, तो यही प्राइस हो जाएगा, और प्राइस इक्वल टू AR होता है परफेक्ट कंपटीशन में भी और कहीं भी, और MR होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और इसी को डिमांड कर्व भी बोला जाता है. ठीक है, समझ आया. उसके बाद अब अगर हमें परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम चाहिए होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिमांड तो हमने देख लिया, ये हमारा डिमांड हो गया. अब हमें सप्लाई की नीड है, किसकी नीड है, सप्लाई की नीड है. तो सप्लाई को हम ऑल्सो क्या बोल देते हैं, MC बोल देते हैं. ठीक है, क्या बोल देते हैं, मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं. ठीक, तो मार्जिनल कॉस्ट जब हमारे डिमांड पे मीट करेगा कुछ इस तरीके से, तो ये वाली पॉइंट इक्विलिब्रियम हो जाएगी. समझ में आया. तो परफेक्ट कंपटीशन में इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है, चाहे वो परफेक्ट हो चाहे वो इम्परफेक्ट हो, चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आपके दो कंडीशन है, मैं आपको बता दे रही हूँ क्या क्या. एक तो MC इक्वल टू MR होना चाहिए, दूसरा MC क्या होना चाहिए, कट करना चाहिए MR को, कहाँ से, बिलो पॉइंट से. ठीक है, बिलो पॉइंट से, यहाँ से बिलो कट कर रहा है ना, देखिए ध्यान से, MC क्या कर रहा है, MC जो है MR को नीचे से कट कर रहा है. ठीक है, समझ में आ गया. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81. व्हेन द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज कॉस्ट इज जीरो. ठीक, जब भी हमारा AR एंड AC जीरो हो जाएगा, मतलब एवरेज रेवेन्यू भी जीरो, AC भी जीरो. ठीक, तो क्या इसको हम TR भी बोल सकते हैं और TC भी बोल सकते हैं. ठीक, तो यहाँ पे टोटल की बात नहीं करते, एवरेज की बात करते, तो दोनों बराबर है. तो इसका मतलब ये कौन सा सिचुएशन है प्रॉफिट का, नॉर्मल प्रॉफिट का सिचुएशन हो गया. तो मैम कहाँ है, द फर्म शुड शट डाउन द फर्म मेकिंग नॉर्मल प्रॉफिट. करेक्ट ऑप्शन B. 82 चलो, 82 कह रहा है विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. ठीक है, टू फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. शॉर्ट रन है, शॉर्ट रन में TFC क्या हो गया, टोटल फिक्स कॉस्ट जीरो हो गया. ठीक, तो ये बताओ TC क्या बराबर हो जाएगा TVC का, चेंज इन TC और चेंज इन TVC. ठीक, क्या बराबर होंगे. तो यहाँ पे हमारा लिख रहा है कि जब TFC ही जीरो है, टोटल फिक्स कॉस्ट ही जीरो है, तो टोटल कॉस्ट और TVC क्या है, एक दूसरे के क्या है, बराबर है. ठीक है, शॉर्ट रन में. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा A, कि यस सही है कि TFC टोटल फिक्स कॉस्ट ही जीरो है, तो टोटल कॉस्ट क्या है,
टोटल कॉस्ट किसके बराबर है? टोटल वेरिएबल के, क्योंकि टोटल कॉस्ट में क्या ऐड होता है? टोटल कॉस्ट में टीएफसी ऐड होता है और टीवीसी ऐड होता है, ठीक। तो टीएफसी 0 है तो किसके बराबर है? ये टीवीसी के बराबर है, ठीक। बी का इफ डिक्रीज एएफसी, ठीक, आपका एएफसी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से समझो, एएफसी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, और इंक्रीज एबीसी, ठीक, और आपकी एबीसी क्या है? इंक्रीज हो रही है, और देन एसी आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो अब ये कैसे होगा? जब हमारा एएफसी ही क्या है? डिक्रीज है, ठीक, और ये क्या है? लेस देन है, किससे? एबीसी से, मोर देन, और एसी इज अ लेस देन। तो हमारा एवरेज कॉस्ट में ही तो टोटल है एएफसी और एवीसी, तो जब एएफसी ही डिक्रीज होगा तो यहाँ पे एक घट जाएगा, एक बढ़ जाएगा, तो एसी डिक्रीज कैसे हो सकता है? एसी क्या हो जाएगा? हमारा डिक्रीज। तो एवीसी भी तो हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक। सी देखो, इफ डिक्रीज एएफसी, एएफसी डिक्रीज हो रहा है लेकिन किसके बराबर है? एबीसी के, और एसी रिमेन कांस्टेंट है। एसी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक। और डी क्या है? डिक्रीज एएफसी मोर देन एंड इंक्रीज, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए और सी, ऑप्शन 1, ठीक। अब फिगर से देख सकते हो जो मैंने आपको समझाया, अगर इन डिटेल हम चलेंगे इसको लेके तो थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा? वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अब डिटेलिंग में इसमें नंबर रख के, जो भी आपका ये टीएफसी है, नंबर रख के अगर आप प्रूफ करना चाहो तो आप जब प्रूफ कर लोगे तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 83 क्या कह रहा है? इन अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट फर्म इन द लॉन्ग रन ऑपरेट लेवल ऑफ आउटपुट वेयर, ठीक। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में लॉन्ग रन क्या ऑपरेट करता है? लेवल ऑफ आउटपुट, एसी इक्वल टू एमसी व्हेन एमसी इज द लोवेस्ट, एमसी इक्वल टू एआर and MR when MC is lowest, MR equal to MC या AR equal to MR equal to AC equal to MC, ठीक है। क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में लॉन्ग रन ऑपरेट कर रहा है तो लेवल ऑफ आउटपुट हमने देखा था कि ये हमारा प्राइस डिसाइड हुआ, तो ये प्राइस को हम AR भी बोलते हैं, MR भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व भी बोलते हैं, और ये हमारा MC, तो ये हमारा MC कट कर दिया, ठीक। तो बेसिकली लॉन्ग रन में जब आपका लेवल ऑफ आउटपुट ऑपरेट होता है तो क्या होता है? AR इक्वल टू MR और AC इक्वल टू क्या होती है? MC, बिकॉज ऑफ कि लॉन्ग रन में हमारा जो फर्म है वो कमाता है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कमाता है? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसके वजह से आपका क्या हो जाता है? AR इक्वल टू आपका AC होता है, ठीक है। समझ आया? तो MR इक्वल टू MC तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और AR इक्वल टू SE क्या इंडिकेट कर रहा है? कि लॉन्ग रन में परफेक्ट कंपटीशन नॉर्मल प्रॉफिट कमाती है। क्यों कमाती है? क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसकी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को देख के बहुत सारे लोग एंट्री हो जाते हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट होता है, और जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो उसके वजह से फर्म क्या कमाने लगती है? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसकी वजह से लोग निकल जाते हैं, ठीक। फिर से वो सिचुएशन आ जाती है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का, वो आगे बढ़ते जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 84, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग situation economic of scale exists to the potential and persist, ठीक है। कौन सा सिचुएशन में इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट हो जाता है एंड प्रिजिस्ट हो जाता है? पोटेंशियल उसकी क्या हो जाती है? प्रिजिस्ट हो जाती है। व्हेन अ फर्म बट टू स्मॉल एंड टू स्पेशलाइज्ड, ठीक है, या व्हेन फर्म डिसीजन to higher input do not result increase in the input cost, या when a firm is too large and over diversified, या when the long run cost producing unit fall, output increases। क्या होगा? तो अगर हम देखें, लिख रहा है कि कौन सा सिचुएशन है कि जहां इकोनॉमिक ऑफ स्केल एग्जिस्ट हो जाता है, तो लॉन्ग रन कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, जहां पे यूनिट्स क्या हो जाती हैं? फॉल होने लगती हैं, ठीक, और आउटपुट क्या होने लगता है? इंक्रीज, ठीक है। प्रोड्यूसर यूनिट क्या हो जाती है? प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉल होने लगती है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी।
चलो एक्सप्लेनेशन क्या है, इट रिफर्स टू कॉस्ट एडवांटेज, कॉस्ट एडवांटेज मिलने लगता है, एक्सपीरियंस, फर्म को एक्सपीरियंस होने लगती है जिसकी वजह से लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे एडवांटेज राइज होता है तो इनवर्स रिलेशनशिप हो जाता है किसका, फिक्स कॉस्ट का और क्वांटिटी का। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप किसका होता है, कॉस्ट का और क्वांटिटी का, जिसकी वजह से हमारा क्या होती है, प्रोडक्शन बढ़ती है और फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, एडवांटेज मिलता है। तो आगे, गिवन बिलो टू स्टेटमेंट, वन इज अ लेबर असर्शन एंड रीजन, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन आ गया। तो ये थोड़ा सा क्या होता है, बच्चों को लगता है कि बहुत कैसे होगा क्या है, तो आप ध्यान से अगर पढ़ोगे तो इजिली हो जाएगा। तो असर्शन क्या है, इन द केस ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट बिहेवियर एमसी कर्व इंटरसेक्ट एसी कर्व। ठीक है, एट अ मिनिमम। ठीक है, तो क्या है, बिल्कुल सही है कि जहां पे शॉर्ट रन कॉस्ट पे एमसी क्या करता है, एसी को इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, मिनिमम पॉइंट पे, वाइल एसी कंटिन्यू डिक्रीज होने लगती है, एमसी बिगिन टू राइज। ठीक है, एसी जैसी हमारी डिक्रीज होती है, एमसी क्या होती है, बिगिन टू राइज, एंड एसी इट इज द मिनिमम नाइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और वहाँ पे एसी क्या हो जाता है, मिनिमम हो जाता है, तो ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, कांस्टेंट हो जाता है। और जैसे ही एसी कांस्टेंट होता है इक्वल टू एमसी, तो वो पॉइंट क्या होती है, इंटरसेक्शन होती है। तो क्या ये सारी चीज़ें होती हैं कि नहीं होती हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपने मार्केट का चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, कॉस्ट का चैप्टर पढ़ा है अच्छे से, तो आपको पता होगा कि हमारा एमसी को एसी क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो ये भी सही है और रीजन भी सही है, तो बोथ ए आर टू करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे अगर ध्यान से देखो आपको यहाँ पे फिगर पे भी दिखेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हमारा हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि क्या है कि एमसी जो है शॉर्ट रन कॉस्ट में एमसी कर्व इंटरसेक्ट है कि नहीं, तो एमसी कर्व एसी से इंटरसेक्ट है। तो ठीक है, ये ठीक है, समझ आ रहा है। उसके बाद ये पॉइंट तो है ही, दूसरा कह रहा है कि एसी कॉन्टिन्यू डिक्रीज होने लगती है, एसी क्या हो रही है, कॉन्टिन्यू आपकी यहाँ से बढ़ी, ठीक, डिक्रीज होने लगती है किसके वजह से, जब हमारा क्या होता है, एमसी बिगिन टू राइज, जब एमसी हमारा क्या होता है, धीरे 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 बढ़ने लगता है, तो एमसी बढ़ रहा है, एसी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सफिशिएंट टू डिटरमाइन द शट डाउन पॉइंट, शट डाउन पॉइंट कहाँ आता है, मल्टीपल कॉमोडिटी फॉर्म इन द शॉर्ट रन। ठीक, ऑप्शन ए वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेशन एंड मार्जिनल रेवेन्यू रिसिप्ट, या आपका क्या होगा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेशन या एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू रिसिप्ट, क्या होगा इसमें से। तो कह रहा है जब भी शट डाउन पॉइंट आता है, ठीक, तो हमारी क्या होती है, हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाता है, ऑपरेशन। ठीक है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू हमें क्या होने लगता है, रिसीव्ड होने लगता है जब भी शट डाउन पॉइंट मल्टीपल क्वांटिटी होती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी एंड डी। तो अगर एक्सप्लेनेशन देखो तो एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू आपको रिसीव होती है, मतलब क्या होता है, एम आर। ठीक है, और एंड द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो एवीसी है वो आपका क्या होता है, सफिशिएंट डिटरमाइन होता है। तो उस टाइम पे क्या होती है, शट डाउन पॉइंट आ जाती है मल्टीपल कॉमोडिटी को लेके शॉर्ट रन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87, at the time a business may face a situation where has a shut down its operation। ठीक है, तो at the time of business में फेस सिचुएशन, तो कौन सा सिचुएशन होता है, जब क्या होती है, जब बिजनेस होती है शट डाउन ऑपरेशन में होती है। ठीक है, द टाइम ऑफ बिजनेस में फेस सिचुएशन वेयर इज अ शट डाउन ऑपरेशन, इफ द रेवेन्यू इज अ लेस देन, कब होता है, जब आपकी रेवेन्यू क्या हो जाती है, कम होती है, एआर आपकी कम होती है किससे, वेरिएबल कॉस्ट से। ठीक है, किससे, वेरिएबल कॉस्ट से, एंड ऑपरेशन शुड बी क्लोज डाउन। क्या ये सही है, ये पूछ रहा है कि फर्म ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहां पे फर्म को ये फील होता है, ये लगता है कि उसको क्या करना चाहिए, अब शट डाउन कर देना चाहिए। तो रीजन कह रहा है कि रेवेन्यू क्या होगा, कम हो जाता है आपका, जिसके वजह से, और एवीसी आपका वेरिएबल कॉस्ट आपका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ता है, कम करने की जरूरत पड़ती है। तो करेक्ट ऑप्शन ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड राइट एक्सप्लेनेशन। ठीक, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88, 88 क्या कह रहा है कि एक्स एक्स और लॉन्ग रन, ठीक है, एक्स वाई दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का फ्लैट यू से
बिल्कुल हमने देखा है यू शेप होता है, ठीक। और इसको हम क्या बोलते हैं, इन्वॉल्व कर्व बोलते हैं। तो ओनली एक्स करेक्ट है, ओनली वाई करेक्ट है, या बोथ करेक्ट है, क्या होगा, या बोथ ही इनकरेक्ट है। तो मैम ये भी होता है, ये भी होता है। अभी हमने आपको बताया भी था ऊपर, अभी जो एमसीक्यू आया था उसमें क्या लिखा था, इन्वॉल्व कर्व भी होता है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को बोलते हैं, ठीक है। 89, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इनिशियली व्हेन एमपी राइजेस, ठीक। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में क्या होता है, जब आपकी एमपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक। तो एमपी राइजेस होता है, तो टीपी क्या होता है, टीपी भी राइजेस होता है एट अ इंक्रीजिंग रेट, या टीपी राइजेस होता है एट अ डिक्रीजिंग रेट, या एपी राइजेस लेस देन प्रोपोर्शनेटली, या एपी राइजेस मोर देन अ प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। क्या होता है, तो मैम बेसिकली जो टीपी राइजेस होता है, एमपी राइजेस होता है, तो टीपी राइजेस एट अ इंक्रीजिंग रेट, ठीक। तो आप टीपी और एमपी का अगर शेड्यूल देखो तो आपको दिख जाएगा कि जब हमारा क्या होता है, एमपी राइज होता है तो टीपी भी राइज होता है, बट एट अ इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, विच आर टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बेसिकली हमने ये देख लिया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, हमारा हमारा ए एंड सी था, ठीक है। चलो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सप्लेनेशन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ में नहीं आया, एक्सप्लेनेशन थोड़ा कम है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करके आपको अगले सेशन में मिलूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो प्लीज़ आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको और क्वेश्चंस ऐसे ही चाहिए, और क्वेश्चन आपको लगाने हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम आपकी क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, और मोर क्वेश्चंस लगा के आप अपने मार्क्स को और अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, और मुझे भरोसा है आप लोग के ऊपर, और आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।